हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि मार्च 2023 में एमपी बोर्ड की 10वीं क्लास की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं और इस परीक्षाओं की तैयारी में बच्चे बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। तो इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए बच्चों मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है। तो बच्चों, इस सीरीज में सबसे पहले हम विज्ञान विषय को ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ज़्यादा समझने वाला विषय है। यदि हम इसे अच्छे से कर लेते हैं तो हम जो हमारी मेन परीक्षा है उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे बच्चों। तो अब हम देख लेते हैं हमारा जो सिलेबस है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अब बच्चों, हम इस सिलेबस के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा इस सिलेबस का पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि मैंने इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है। आप देखते हैं कि विज्ञान विषय में आप किसी भी अध्याय को उठा लीजिए तो 40 से 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितना? 40 से 50 प्रश्न। अब जब आप उसे याद करना बैठते हैं बच्चों, एक ही अध्याय में 40 से 50 प्रश्न याद करते हैं तो दूसरे अध्याय को देखने का मन ही नहीं करता आपको, क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन हो जाता है आपका आपके पास के दूसरे अध्याय पे तो जाने का आपका मन ही नहीं करेगा। तो इसका मैंने बिल्कुल एकदम उनमें से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डाला है। सिर्फ आपको हर एक वीडियो में 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कहाँ 40 से 50 प्रश्न और कहाँ 10 से 15 प्रश्न बच्चों। तो बहुत बड़ा एक अंतर होता है। 10 से 15 प्रश्न आप बड़े आराम से एक अध्याय में कर सकते हैं। तो ये वाली चीज। दूसरी चीज कि मैंने इन प्रश्नों के उत्तर को समझाया भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने बता दिया ये आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इन प्रश्नों के उत्तरों को समझाया भी है। तो जहां आप समझ लेंगे इन प्रश्नों के उत्तरों को तो वो तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। ठीक है, एक तो सिलेबस कम हो गया और दूसरी बात उस उन छोटे से सिलेबस को किसी ने समझा भी दिया आपको। ठीक। तीसरी बात, इस चीज के मैंने नोट्स भी बनाए हैं। ठीक है, नोट्स बना के पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चौथी चीज बच्चों, कि सिर्फ 13 वीडियो की ये सीरीज रहेगी विज्ञान विषय की। सिर्फ 13 वीडियो देखनी है, सिर्फ आधे घंटे की वीडियो रहेगी, 30 मिनट की वीडियो रहेगी। ठीक है, 30-30 मिनट की वीडियो रहेंगी और आपको 30-30 मिनट की वीडियो देखकर सिर्फ 13 वीडियो देखना है और 13 वीडियो में आपका कंप्लीट सिलेबस मतलब 100% नंबर आएंगे आपके। ठीक, सिर्फ 7.5 से 8 घंटे में आपको इतना मिल जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों, अब चलते हैं हम पहले अध्याय की ओर। बच्चों, इस बार का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों? रासायनिक समीकरण हम बोलते हैं ऐसे समीकरण को जो जिसे हम प्रतीकात्मक रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर एक समीकरण दिया है बच्चों, किसी भी समीकरण का, इस समीकरण में किसी भी तत्व या यौगिक का नाम नहीं दिया, सिर्फ प्रतीक लिए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर Fe को देख रहे हैं तो ये कोई नाम नहीं है, क्या है? लोहे का प्रतीक है। ठीक है, इसी तरीके से जल का यहाँ पे हमने प्रतीक ले लिया H2O। ठीक, तो ये इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रतीकों का उपयोग हुआ है। अब उन्होंने बोला था कि किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो समीकरण तो ये है, लेकिन इसे संतुलित समीकरण क्यों बोल रहे हैं बच्चों? संतुलित समीकरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इसके अभिकारक हैं, तो जितने अभिकारकों की संख्या इधर है उतने ही उत्पादों की संख्या है। जैसे कि हम Fe को देखें तो यहाँ 3 Fe है, तो यहाँ भी Fe3 है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितने? 4 दूनी 8, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 4 एकम 4, तो ऑक्सीजन भी 4 है। मतलब जितने अभिकारक उतने ही उत्पाद। इसलिए उदाहरण को आप याद कर लीजिएगा, 3Fe, मतलब ये एक लोहे का जल के साथ क्रिया को दिखाया गया है। ठीक, तो अब चलते हैं बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 को। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना। ठीक है, संयोजन का मतलब जुड़ना। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ते हैं तो उससे जो उत्पाद बनता है, तो उसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि मान लें कि ए एक अभिकारक है, इसमें बी
एक और अभिकारक जुड़ गया और इससे एक C उत्पाद बन गया। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जुड़ने का काम हो रहा है बच्चों, जुड़ने का। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसे अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजक अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण पूछा था बच्चों, तो उदाहरण ये है, यानी ये C4 कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उससे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी किसका रूप है, कार्बन का रूप। कार्बन को, उस लकड़ी को अपन आग से जला दीजिए तो उसमें से जो धुआं निकलेगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो लकड़ी होगी वो कैसे, सॉलिड यानी ठोस रूप में होगी, इसलिए यहाँ पर अपन ने एस का प्रयोग किया है। और जो ऑक्सीजन होगी वो कैसी होगी, गैस, यानी कि वो गैस रूप में होगी, इसलिए अपन ने जी का उपयोग किया है। और इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनेगी, इसलिए अपन ने जी का उपयोग किया है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 भी हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। ये है, अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। अपघटन और वियोजन एक ही चीज है, ठीक है। अपघटन या वियोजन का मीन्स होता है बच्चों टूटना। जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उससे अपन क्या, उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि ए एक अभिकारक है, इससे उत्पाद बने बी और सी, यानी ए जो है वो टूट गया, बी और सी में टूट गया। एक अभिकारक था, दो उसने उत्पाद बना दिए, तो ऐसी अभिक्रिया अपनी क्या कहलाती है, वियोजन या फिर अपघटन। तो इस अभिक्रिया को अपन यहां देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एक क्या था, अपना अभिकारक था। इसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो अपने क्या बना दिए, उत्पाद बना दिए। तो ये अभिक्रिया अपनी क्या कहला रही है, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एक अभिकारक टूट के दो उत्पाद बना रहे हैं हमारे। ठीक है, इस उदाहरण को आप याद कर लीजिएगा। इस तरीके से ये अपना प्रश्न क्रमांक 3 भी होता है। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे, देख लीजिए जल्दी से। ये है प्रश्न क्रमांक 4, विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो विस्थापन का मतलब होता है बच्चों हटाना, एक जगह से हटाना। जैसे कि मान लीजिए ए बी दो दोस्त हैं, ठीक है, ए बी दो दोस्त हैं, एक तीसरा दोस्त यहाँ पर सी आता है और यहां से इसे ए को ए से बी की दोस्ती तोड़वाता है और खुद बी से दोस्ती कर लेता है। तो यहाँ पर जो अब सी और बी दोस्त हो गए और जो ए था वो अलग हो गए बच्चों। ठीक है, तो सी ने क्या किया, ए बी की दोस्ती तोड़वाई और दोस्ती तोड़वा के खुद बी का दोस्त बन गया और ए को अलग हटा दिया, मतलब ए को उसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। विस्थापन का मतलब है बच्चों हटाना। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर देखिए ये फेरस है जो कि अधिक क्रियाशील तत्व है, यहां पर कॉपर सल्फेट है जो कि एक यौगिक है। तो यहां से इसने क्या किया कि ना, यहां से इस कॉपर को इस फेरस ने विस्थापित कर दिया सल्फेट पे से, मतलब इन दोनों की दोस्ती तोड़वा दी और खुद सल्फेट का दोस्त बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कॉपर की जगह पे क्या आ गया, फेरस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फेरस आ गया, फेरस ने सल्फेट से दोस्ती कर ली और कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसीलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो इस अभिक्रिया का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, वे अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे यौगिक में से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये आप इसका उदाहरण लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों इस पार्ट का हम प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे, जो कि है द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन का मतलब है बच्चों, विस्थापन तो होंगे लेकिन दो जगह विस्थापन होंगे। इसका ऐसे देख लेते हैं हम कि ए बी एक दोस्त हैं, ठीक है, और सी डी भी एक दोस्त हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में संपर्क आए। तो ए ने सी डी की लड़ाई करवा दी और सी ने ए बी की लड़ाई करवा दी। तो सी बी का दोस्त बन गया और ए डी का दोस्त बन गया। यानी कि हम यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि ए किसके साथ आ गया, डी के साथ आ गया, और जो बी था वो सी के साथ आ गया। ठीक, मतलब दोनों ने, ए ने और सी ने, दोनों ने विस्थापन किया किसका,
डी का और सी बी का, दोनों ने विस्थापन किया, तो यहाँ पे विस्थापन तो हो रहे हैं बच्चों, लेकिन दो विस्थापन हो रहे हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि अपन इस समीकरण के माध्यम से देख लेते हैं बच्चों, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और ये क्या है, सोडियम सल्फाइड। तो बेरियम क्लोराइड में और सोडियम सल्फाइड में जब क्रिया हुई तो बेरियम ने सोडियम का विस्थापन कर दिया और सोडियम ने बेरियम का विस्थापन कर दिया, यानी जो बेरियम था वो सल्फाइड के साथ जुड़ गया, यानी ये बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ गया और सोडियम क्लोराइड के साथ जुड़ गया, तो यहां पर बन गया बेरियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ एक दूसरे ने आपस में विस्थापन हो गया बच्चों। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है उपापचयन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जहां पर बच्चों उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो वहां पर उपापचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया उसे अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों इस अभिक्रिया में कि ये जो ऑक्सीजन है तो यहाँ से इसका निष्कासन हो रहा है, मतलब यहाँ से ये ऑक्सीजन हट रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्पाद में आप देखिए तो Fe के साथ ऑक्सीजन नहीं है और साथ ही ये जो CO है तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि यहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है। ऑक्सीजन एक जगह से निष्कासित हो रही है और दूसरी जगह जुड़ रही है, तो उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो रही हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को अपन उपापचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उपापचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 है वो है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है, मतलब ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। जैसा कि हम श्वसन क्या है बच्चों, जो हमारे अंदर खाना पचता है उसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो उसमें भी ऊष्मा का निष्कासन होता है। ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, एटीपी और ऊष्मा ये सारी चीजें निकलती हैं, इसमें ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है बच्चों, इसलिए इस श्वसन को हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 है वो है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम का जो पतली पतली पट्टियां होती हैं उसको जब हम वायु में जलाते हैं बच्चों तो उसको थोड़ा रेतमाल से साफ करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। घिसना इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चों जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक धूल वगैरह की लेयर लग जाती है, जिससे वो क्या, अगर हम उसे आग में जलाएं तो वो आसानी से जलती नहीं है। अगर हम उसे साफ कर लें, रेतमाल वगैरह से साफ कर लें, तो फिर क्या है, उससे धूल कण वगैरह और भी कोई लेयर वगैरह है उस पर, तो वो निकल जाएगी और वो आग के संपर्क में आसानी से आएगी और वो आसानी से जलने लगेगी बच्चों। इसी कारण हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पूर्व साफ करते हैं बच्चों। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि इसके ऊपर लगे धूल कण आदि साफ हो जाए और ये वायु में आसानी से जल सके। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 9 है वो है लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जिन लोहे की वस्तुओं पे पेंट नहीं होता तो उन लोहे की वस्तुओं पे जंग लग जाती है। वो जंग कैसे लगती है बच्चों, जब लोहे की वस्तु पे पेंट नहीं होता तो वो वायु और नमी के संपर्क में आती है और वायु और नमी के कारण उस लोहे की वस्तु पे जंग लग जाती है। ठीक है, अगर हम उस लोहे की वस्तु पे अगर पेंट कर दें तो फिर क्या होता है कि वो डायरेक्ट वायु और नमी के संपर्क में नहीं आ पाती वो लोहे की वस्तु, और उसमें जंग नहीं लगती, वो जंग से बच जाती है वो वस्तु। इसी कारण हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट करके रखते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे लोहे की वस्तुओं को संक्षारण का मतलब यहाँ है बच्चों जंग, ठीक, से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं जिससे वे नमी के संपर्क में न आए। जब तक लोहे की वस्तु नमी के संपर्क में नहीं आएगी तब तक उसमें जंग नहीं लगेगी, इसीलिए हम उस पर पेंट करके रखते हैं जिससे कि वो उसके संपर्क में ना आए बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब जो प्रश्न क्रमांक 10 है वो है
तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? आपने देखा होगा बाजार में से चिप्स लेके खाए होंगे, तो वहां उस चिप्सों के अंदर चिप्स कम होते हैं और एक वायु हवा ज्यादा भरी होती है। वो हवा क्या होती है बच्चों? नाइट्रोजन होती है। उसमें नाइट्रोजन भरने का कारण क्या है? आप उन चिप्सों को निकाल के कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दीजिए, तो वो क्या होगा, जैसे ही वो वायु के संपर्क में आएंगे वो चिप्स, तो फिर क्या होगा कि उनमें है ना वो थोड़े नमी युक्त मतलब लिजलिजे से हो जाएंगे और उनमें से बदबू आने लगी थोड़ी देर में ही। लेकिन वो जब तक वो पैकेट में पैक थे तब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई थी, जो कि एक अक्रिय गैस है, जो कि उन खाद्य पदार्थों से क्रिया नहीं करती। लेकिन वायु एक क्रियाशील है, ऑक्सीजन जो एक क्रियाशील गैस है जो कि उन खाद्य पदार्थों से क्रिया करके उन्हें सड़ा या बुसा देती है, जिससे कि उसमें से बदबू आने लगती है बच्चों। तो इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन भरकर रखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ जब वायु से मिलते हैं तो उनमें से बदबू आने लगती है तथा उनका स्वाद भी बदल जाता है, मतलब गंदा सा स्वाद हो जाता है। ठीक, इस कारण तेल और वायुयुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, यानी कि उनमें नाइट्रोजन भरकर रखी जाती है। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 11 है वो है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर जो पद है बच्चों वो है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है बच्चों जंग लगना। ठीक है, लोहे आदि में जब जंग लगती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? संक्षारण। जब लोहा नमी और वायु के संपर्क में आता है तो उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो संक्षारण का उदाहरण क्या हो जाएगा? लोहे पर लाल भूरी परत का चढ़ना, इसे अपन क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो बच्चों अब हम इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं बच्चों? जितने भी एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं उन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं बच्चों। तो इस अध्याय में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बहुत अच्छे नंबर के आ रहे हैं। तो जो हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका जो पहले नंबर का है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डैश कहलाता है। तो डैश की जगह पे आप लिखेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको प्रश्न के उत्तर में भी समझाया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम प्रतीकात्मक रूप से लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रासायनिक समीकरण। दूसरा वाला है हमारा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, डैश कहलाती है। तो वो हमारी कहलाती है संयोजन अभिक्रियाएं। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक जोड़ते हैं, जुड़ना मैंने आपको समझाया था, वो क्या कहलाएगा? संयोजक अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा वाला है हमारा, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त होता है तब वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वो अभिक्रिया कहलाती है बच्चों हमारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं। तो एक अभिकारक टूट के जब दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक, चौथे नंबर का है हमारा, जब एक अभिक्रमक तत्व दूसरे अभिक्रमक यौगिक में से दूसरे का विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तब वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर बच्चों विस्थापन हो रहा है। विस्थापन मतलब हटाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, याद कर लीजिए आप, विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन आदान प्रदान हो रहा है, मतलब दो विस्थापन हो रहे हैं यहाँ पर। तो जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये वाली। ठीक, छठवा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है बच्चों। ऊष्मा अगर सोखी जाएगी तो वो अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वो अभिक्रिया होती है ऊष्मा छेपी। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, इस तरीके से ये रिक्त स्थान होते हैं बच्चों। अब जो दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है, सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर हमें एक स्तंभ आ दिया है और एक स्तंभ बा दिया है। तो स्तंभ आ की चीजों को हमें स्तंभ बा से मिलाना है बच्चों।
तो पहला वाला है ऊष्मा, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, मतलब कोई चीज को हम ऊष्मा के द्वारा तोड़ते हैं तो वो कहलाता है ऊष्मीय अपघटन। इसे मिला देंगे हम ऊष्मीय अपघटन से। ठीक है, प्रकाश के द्वारा अपघटन, प्रकाश के द्वारा तोड़ा जा रहा है तो वो कहलाएगा प्रकाशीय अपघटन, तो इसे हम प्रकाश से मिला देंगे। और विद्युत के द्वारा अपघटन हो रहा है तो ये कहलाएगा विद्युतीय अपघटन। ऊष्मा का अवशोषण, जहां ऊष्मा का अवशोषण होता है जिस अभिक्रिया में, वो कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा सोखी जा रही है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इससे मिला देंगे। ठीक है, ऊष्मा का उत्पन्न होना, जहां ऊष्मा उत्पन्न होगी तो वहां होगी हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो ये हो जाएगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इस तरीके से हमारी ये सही जोड़ियां भी होती हैं। अब देख लेते हैं अगले वस्तुनिष्ठ को। बच्चों, अब जो अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, एक शब्द या एक वाक्य में ही उत्तर देना है हमें। ठीक है, क्योंकि ये 1 नंबर का आता है। इसका पहला वाला है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीजन जुड़ती है किसी यौगिक से तो वो कहलाती है अपनी उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगी तो उपचयन, ऑक्सीजन हटेगी मतलब निकलेगी तो अपचयन। ठीक है, और ये दोनों होंगी साथ में तो रेडॉक्स या उपापचयन होती है वहां पर। दूसरी है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की क्षति हो रही है मतलब ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ठीक है, तब ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? तब ये कहलाती है बच्चों अपचयन। ठीक है, तीसरा है हमारा, 2 विलयनों को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? 2 विलयन मिलाए तो ऐसा पदार्थ बना जो अविलय, वो एक दूसरे में मिल नहीं रहा, तो उसे अपन कहते हैं अवक्षेपण। ठीक, चौथा है अपना, जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं बच्चों, तो उपापचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगे। तो ये हो जाएगी उपापचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। पांचवी अपनी, ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो अभिकारक आदान प्रदान हो रहा है मतलब 2 अभिकारकों का विस्थापन हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, 2 विस्थापन हो रहे हैं यहाँ पर, द्विविस्थापन, तो ये हो जाएगी द्विविस्थापन। छठवीं है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसे कहते हैं अपन संक्षारण। लोहे पर जंग लगने को क्या बोलते हैं? संक्षारण। ठीक है, तो ये हो गई। अब चलते हैं बच्चों अगले वस्तुनिष्ठ पर। अब बच्चों जो अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब एक प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 4 हमारे पास विकल्प होंगे, उनमें से जो सही विकल्प होगा उस पर हमें टिक करना है या फिर वही हमारा उत्तर होगा। तो इसका जो पहला वाला है बच्चों, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लोहे का चूर्ण होता है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तब बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है। इसका जो दूसरा वाला है ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, H2O जल और CaOS कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वा। ठीक है, ऊष्मा निकल रही है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो ये संयोजन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है या फिर उपयुक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो पहली बात 2 चीजें जुड़ रही हैं यहाँ पर, तो संयोजन है बच्चों, ऊष्मा निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी भी है, तो ये दोनों होंगे, मतलब संयोजन अभिक्रिया भी है, ऊष्माक्षेपी भी है, इसलिए हमारा जो सा वाला उत्तर है वो सही है। दोनों है, ये संयोजन भी है, ऊष्माक्षेपी भी है। संयोजन क्यों है? 2 चीजें जुड़ रही है। ठीक है, जल और कैल्शियम ऑक्साइड, और ऊष्मा निकल रही है इसलिए ये ऊष्माक्षेपी है। अगला देख लेते हैं बच्चों, तीसरा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड और कैल्शियम, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है। तो इसमें बच्चों जो आ और बा ये दोनों सही होंगे क्योंकि सीसा अपचयित हो रहा है यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। ठीक है, तो इसका जो पहला वाला है आ और बा ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगले। तो यहाँ पर बच्चों निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन बच्चों और रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से जो एलपीजी का दहन है ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी में अवस्था परिवर्तन हो रही है।
ठीक है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन यहाँ पर अवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है, ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, एलपीजी का यहाँ पर दहन किया जा रहा है। तो ये बच्चों, ये एक हमारे पास क्या है, रासायनिक समीकरण दिया है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe। तो ये पूछ रहा है कि ये किस तरीके की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे, जो Fe है, ये Fe है, इसका विस्थापन हो रहा है, देखो ये विस्थापित हो गया, इस जगह पे विस्थापित हो गया, और O3 से ये एल्युमिनियम ये यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ पर Fe का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो बच्चों इसी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। अब मिलते हैं आपसे वीडियो के सेकंड पार्ट में।